process in which different orbitals intermix to form new equivalent degenerate orbitals is called hybridization। इसके अंदर क्या होता है कि जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं वो इंटरमिक्स करते हैं और एक नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी एनर्जी भी सेम होती है, जिनकी शेप भी सेम होती है, जिनकी जो वैलेंसी है वो भी सेम होती है। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम आगे देखें तो इसमें बेसिकली डिफरेंट ऑर्बिटल्स आते हैं। डिफरेंट ऑर्बिटल्स लाइक हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो ऑर्बिटल है स्फेरिकल, इसको हम कहते हैं दिस इज़ एस ऑर्बिटल। जो पी ऑर्बिटल है ये डम्बल शेप होता है इस तरह से, दिस इज़ पी ऑर्बिटल। इसकी डिफरेंट ओरिएंटेशंस आ सकती है, एक्स एक्सिस पे ओरिएंटेशन आ सकती है, वाई एक्सिस पे ओरिएंटेशन आ सकती है और जी एक्सिस पे ओरिएंटेशन आ सकती है। तो हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं सारे के सारे ऑर्बिटल्स और नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी शेप्स इक्वल होती है। अभी स्टार्टिंग में एस की शेप क्या है? स्फेरिकल। पी की शेप क्या है? डम्बल। इनके रिजल्ट्स में इनकी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो आगे जो हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी शेप सेम होती है। ये दो ऑर्बिटल्स जो बने हैं और ये जो ऑर्बिटल्स हैं इस वक्त ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। इन ऑर्बिटल्स की आप देखेंगे आपको शेप जो है वो सेम नज़र आएगी, इनकी एनर्जी भी सेम होगी। ठीक है। तो ये इनकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की। तो हम हाइब्रिडाइजेशन की टाइप पे जाते हैं, उसकी टाइप को स्टडी करते हैं तो फिर आपको हाइब्रिडाइजेशन मज़ीद जो है वो समझ आ जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन की तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन की ही डेफिनेशन को लेके आगे चलेंगे, बस यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इसको हम sp3 क्यों कहते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन की एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे। सो द प्रोसेस इन विच वन s orbital and three p orbitals intermix to form। कितने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं? एक s वाला है और तीन p वाले हैं। इट मीन के टोटल ऑर्बिटल्स कितने हुए? चार। तो जो रिजल्ट में ऑर्बिटल्स बनेंगे वो भी चार ही होंगे। टू फॉर्म फोर इक्विवेलेंट degenerate orbitals।
इज़ कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें सिर्फ एक s ऑर्बिटल टेक पार्ट करेगा और 3 जो है वो p के ऑर्बिटल्स जो हैं वो हिस्सा लेंगे, इनके अलावा कोई और ऑर्बिटल जो है वो हिस्सा नहीं लेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो हमने डेफिनेशन की है इसको जस्टिफाई करते हैं। इसके अंदर मैंने लिखा कि 1s ऑर्बिटल, इट मीन्स के 1s ऑर्बिटल ये वाला होगा, एस की शेप होती है स्फेरिकल, सो 1s ऑर्बिटल ये है। फिर 3 p ऑर्बिटल्स हिस्सा लेंगे, तो p ऑर्बिटल की शेप होती है डम्बल, डम्बल शेप। फिर एक और p आएगा, फिर एक और p आएगा, तो ये तीनों p ऑर्बिटल्स, ये भी p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल है। एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स, इनको हम आपस में इंटरमिक्स करवाते हैं। इनको जब आपस में इंटरमिक्स करवाएंगे तो आगे से 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे, और चारों चारों के चारों ऑर्बिटल्स की जो शेप्स हैं, उनकी जो एनर्जीज हैं वो सेम की सेम रहेंगी, चेंज नहीं होगी कभी भी। सो एक ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, एक ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, एक ये वाला हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और एक ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब इन ऑर्बिटल्स को हम sp का नाम नहीं दे सकते इस वक्त, ये जो हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए हैं, क्योंकि एक s और 3 ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हुए हैं, और इसके रिजल्ट में जितने भी ऑर्बिटल्स बनेंगे उनमें से हर एक ऑर्बिटल जो है वो sp3 ऑर्बिटल कहलाएगा। तो ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, क्योंकि इनकी शेप भी सेम है, इनकी एनर्जीज भी सेम है, सो हम इनको नाम भी सेम देंगे, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास मीथेन गैस आती है, CH4 मीथेन। मीथेन के स्ट्रक्चर को एलेबोरेट करते हैं, इधर उसकी स्ट्रक्चर बना के देखते हैं हम, क्या ये वाकई sp3 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करते हैं। उसके लिए हमें कार्बन का पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो 1s1, 1s2, 2s2 एंड 2p2, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है एट ग्राउंड स्टेट, GS। ग्राउंड स्टेट पे नॉर्मल कंडीशंस में कार्बन की ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। अब अगर हम एक्साइटेड स्टेट पे जाएं तो जो कार्बन है ये क्या करता है, 1s2 तो सेम रहेगा, अब यहाँ पे था 2s2, फिर इसके बाद था 2p। अब मैं ऐसा करता हूँ p को जो है इसके ऑर्बिटल्स के अंदर डिवाइड कर देता हूँ, 2px, 2py, 2pz, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। हमें पता था कि p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इधर आ गया। इस वक्त p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो इसका pz वाला ऑर्बिटल है ये एम्प्टी होता है। अब कार्बन क्या करता है, जैसे ही ये एक्साइटेड स्टेट पे शिफ्ट होता है, इस वक्त ये एक्साइटेड स्टेट पर है, जैसे ही ये एक्साइटेड स्टेट पे शिफ्ट होता है तो ये क्या करता है कि अपना जो s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं इस तरह से, ये एक इलेक्ट्रॉन को जो है यहाँ से जंप करवा के pz के अंदर भेज देता है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो pz के अंदर चला गया। इस तरह से आप देखेंगे कि इस वक्त जो कार्बन के जो है हाफिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो कौन कौन से हो गए, फिर 1 2s वाला, 2px, 2py, 2pz, टोटल ऑर्बिटल्स हैं 4, इसमें से एक s है और 3 p के ऑर्बिटल हैं। तो यही एक s और 3 p के ऑर्बिटल जो है हिस्सा लेंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। अगर देखें हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के ऊपर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो फिर वहाँ पे क्या होता है, एट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पर
जो कार्बन 6 है ये क्या करेगा, इसमें से अब जो 1s2 है ये तो वैसे का वैसा ही रहा, क्योंकि इसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। इसके आगे वाले जो ऑर्बिटल्स थे ना उनको हमने पकड़ा हुआ है, उन्हीं की हमने हाइब्रिडाइजेशन करवाई है। तो हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर ऑर्बिटल्स की एनर्जी लोअर कर जाती है, स्टेबलाइज हो जाते हैं, वो उनकी एनर्जी कम हो जाती है। इसलिए इसमें हिस्सा लिया था 1s ने और 3p ऑर्बिटल्स ने। तो उसके रिजल्ट में जितने भी ऑर्बिटल्स बनेंगे सभी के सभी ऑर्बिटल्स जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे इस तरह से, और उनकी एनर्जी कम होगी। वन टू थ्री, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो ये जो 3-4 ऑर्बिटल्स थे, 4 ऑर्बिटल्स जो थे इन्होंने आपस में इंटरमिक्सिंग की और नए डीजनरेट ऑर्बिटल्स बनाए। उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी दूसरे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से कम होती है, जबकि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम एनर्जी स्टेट शो करवाने के लिए 1s2 को ऊपर लिखते हैं और बाकी के जो ऑर्बिटल्स हैं उनको थोड़ा सा नीचे हम लिखते हैं। की थी कि जितने भी नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उन ऑर्बिटल्स की एनर्जीज भी सेम होगी, उनकी शेप्स भी सेम होगी। ये जो ऑर्बिटल्स बने इनमें से हर एक ऑर्बिटल जो है वो इस शेप का है। इसको हम कहते हैं दिस इज हाफ डंबल या वन साइडेड डंबल। हाइड्रोजन मिला हुआ है मीथेन में कार्बन के साथ, तो हम हाइड्रोजन की को भी डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजन को देखें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s1। इट मीन्स कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है और वो कौन सा ऑर्बिटल है, स्फेरिकल ऑर्बिटल है, s वाला ऑर्बिटल है। इसकी जो शेप होगी वो स्फेरिकल होगी, s ऑर्बिटल। कार्बन की ड्रा करते हैं CH4 जो है वो फिर इस तरह से बनेगी कि ये हमारे पास कार्बन है, इस कार्बन पे हमने 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को लगाना है। लगाते हैं। फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन एंड लास्ट वन। ये कार्बन के हमने चारों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है उनको ओरिएंट कर लिया है, उनको ड्रा कर लिया है। अब इसके साथ हमने 4 हाइड्रोजन्स को लगाना है। तो एक हाइड्रोजन के ऑर्बिटल की शेप है स्फेरिकल, एक हाइड्रोजन आके इधर अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाएगा और एंड वन हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों के पास सेम इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जो मैं शेडेड एरिया कर रहा हूँ इसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास कार्बन के ऑर्बिटल का है और एक ऑर्बिटल हाइड्रोजन के ऑर्बिटल का है। तो ये जो शेप है इसके अंदर अगर हम देखें तो जो चारों के चारों बॉन्ड्स बन रहे हैं कार्बन के हाइड्रोजन के साथ, वो कौन से बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड्स। सारे बॉन्ड जो हैं इसमें वो सिग्मा के हैं। ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल्स ने जो है हेड टू हेड ओवरलैप किया है एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे टोटल जो है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं। अगर हम एंगल्स की बात करें तो एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल के दरमियान जो हमारे पास एंगल आता है वो होता है 109.5 डिग्री का। और इनकी जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल शेप होती है, टेट्राहेड्रल। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होगी ना। ये कार्बन है 1 2 3 एंड 4 और ये साथ में हाइड्रोजन अटैच है।
इस तरह से इसकी शेप होगी। और इनके दरमियान जो एंगल है वो 109.5 डिग्री, ठीक है। और इनकी शेप टेट्राहेड्रल। अगर आपको याद हो तो हमने जो है जब वेसेपर की आगे एप्लीकेशंस पढ़ी थी उसके अंदर हमने इनकी स्ट्रक्चर्स को बहुत डीपली स्टडी किया था, ठीक है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम देखें ना तो तकरीबन देखें ना, एक s ऑर्बिटल हिस्सा ले रहा है और 3 p ऑर्बिटल्स हिस्सा ले रहे हैं। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें जो s करैक्टर होता है वो 25% होता है। 100 को 4 पे डिवाइड करें तो एक करैक्टर 25% का बनेगा। और जो पी करैक्टर है ये 75% होता है क्योंकि पी के 3 ऑर्बिटल्स हिस्सा ले रहे हैं। सो एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं या फिर एक मीथेन का जो मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर 25% एस करैक्टर है और 75% पी करैक्टर है। और अगर इस हम रेशियो को देखें तो ये रेशियो जो है वो 1:3 बनती है इनके दरमियान, कि एक एस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल्स, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो आपको दूसरी की खुद समझ आ जाएगी। अब जैसे हमने मीथेन की जब स्ट्रक्चर एलेबोरेट करनी थी तो सबसे पहले हमने क्या किया कि मीथेन के अंदर जो कार्बन था उस कार्बन के जो है एटॉमिक नंबर पे बात की, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे बात की, ग्राउंड स्टेट पे क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट पे क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे क्या होती है। सेम हम वैसे ही अमोनिया की जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सॉरी इसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखेंगे। सो हमें पता है कि जो नाइट्रोजन होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। सो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो वो होगा 1s2 2s2 एंड 2p 2 4 एंड 3 7 2p3। ये थी ग्राउंड स्टेट पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एट GS ग्राउंड स्टेट। अगर मैं एक्साइटेड स्टेट पे जाऊं तो जो नाइट्रोजन है ये 1s2 2s2 2px 2py 2pz, एक इलेक्ट्रॉन px में है, एक py में, एक pz। एक्साइटेड स्टेट पे क्या करते हैं ये एटम्स के अपने s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को उठा के उसने क्या करना होता है p में भेजना होता है। लेकिन नाइट्रोजन का केस बिल्कुल डिफरेंट है। नाइट्रोजन के केस में ये देखा जाता है कि नेक्स्ट जो हमारे पास p वाला ऑर्बिटल आ रहा है इस ऑर्बिटल में तो कोई भी ऐसा ऑर्बिटल नहीं है जिसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो, मतलब कि जो एम्प्टी हो। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन उसी वक्त जंप करता है जिस वक्त जो है पीछे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो पीछे वाले ऑर्बिटल में, या फिर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, और जो आगे हमारे पास ऑर्बिटल आएगा उस ऑर्बिटल में एटलीस्ट एक एम्प्टी ऑर्बिटल आ जाए। सो यहाँ पे कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। सो हम कहेंगे कि इसकी जो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट है ये सेम रहती है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में भी यही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और एक्साइटेड स्टेट में भी यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। सो इसको मैं इधर ही थोड़ा सा जो है ना खोल के लिख लेता हूँ, ओपन करके लिख लेता हूँ। 2px 2py 2pz। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे क्या होगा कि क्योंकि हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सो इसमें क्या होगा कि एक s ऑर्बिटल और 3 जो है p के ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे और एक नए जो है वो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अब S1S2 जो है ये तो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेता हूँ क्योंकि इसकी एनर्जी बाकी ऑर्बिटल से ज़्यादा होने वाली है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे जाके। वन टू थ्री। अब देखें जो S ऑर्बिटल था इसने भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 2 के 2 ही रहे।
पी वाला जो ऑर्बिटल था इसने भी पी एक्स ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया, लेकिन इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था। फिर एक इलेक्ट्रॉन पी वाई में था, एक इलेक्ट्रॉन पी जी में था। ठीक है, ये देखें ना, इनकी एनर्जी लोअर है एज कम्पेयर टू 1s2। इनमें से हर एक ऑर्बिटल कौन सा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, तीनों के तीनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। हम देखेंगे कि जो इसके नाइट्रोजन के पास फ्री कह लें कि या हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, वो सिर्फ 3 आ रहे हैं। यही वजह है कि जो नाइट्रोजन है वो सिर्फ 3 बॉन्ड्स बनाता है, और जो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर आता है जो कि हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा तो ले लेता है लेकिन वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता, क्योंकि ऑर्बिटल कंप्लीट होता है तो वो लोन पेयर की सूरत में नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो पड़ा रहता है। यही वजह है नाइट्रोजन पे लोन पेयर की। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो फिर वही केस है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इट मींस इट हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 1s1। सो इसका जो ऑर्बिटल होगा वो स्फेरिकल होगा। और इनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो अब आपको बखूबी पता है कि उनकी शेप कैसी होगी। वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, इक्विवेलेंट डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि एक NH3 को ड्रा करते हैं, NH3। इसके लिए नाइट्रोजन इज द सेंट्रल मेटल एटम। अब नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल एटम आ गया। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, 3, 1 2 3 4 4 ऑर्बिटल्स को ड्रा करेंगे और चारों के चारों ऑर्बिटल्स की शेप सेम होगी। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वन, सेकंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल एंड फोर्थ ऑर्बिटल। अब इनमें से थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। देखें, ये वाला ऑर्बिटल तो पी ऑर्बिटल हो गया, मतलब अब ये पी नहीं रहा क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई। हम जस्ट वैसे ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं। या हम कह लेते हैं ये जो sp3 1 इलेक्ट्रॉन वाला है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और ये वाला जो ऑर्बिटल था ये लोन पेयर वाला, मतलब कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब ये तो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। जो आने वाले 3 हाइड्रोजन्स होंगे वो तीनों हाइड्रोजन्स आके नाइट्रोजन के जो 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं उन 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे इस तरह से। अब इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसका एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ऑर्बिटल्स ने मिलके 2-2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर दिए। अब देखें, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर पड़ा हुआ है। इस लोन पेयर की मौजूदगी की वजह ये है कि हाइब्रिडाइजेशन के वक़्त ये जो ऑर्बिटल था इसके पास पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, अब हम इसकी अगर स्ट्रक्चर देखें ना, तो इसकी स्ट्रक्चर के दरमियान जो एंगल है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर आ चुका है ना। सो इसका जो एंगल है वो श्रिंक होके 107.5 डिग्री का सिर्फ रह जाएगा। ठीक है, और इसकी अगर हम वैसे ही पेपर के ऊपर स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो इस तरह से आएगी। नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास यहाँ पे 2 लोन पेयर्स हैं, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर और एक इधर। तो ये हमारे पास अमोनिया की स्ट्रक्चर ड्रा हो चुकी है। इनके दरमियान जो एंगल्स हैं वो 107.5 डिग्री के ऑर्बिटल्स हैं। अब देखें, ये एक शेप बन रही है। अगर आपको याद हो तो आपने पायरामिड्स देखे होंगे, पायरामिडल शेप है इसकी, पायरामिडल। एक शेप बाई पायरामिडल भी आती है, वो भी हम इसमें स्टडी करेंगे कि बाई पायरामिडल क्या शेप होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करने को है, एंगल छोटा हुआ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे पास मीथेन थी उसमें लोन पेयर मौजूद नहीं था, यहाँ पे लोन पेयर आ गया। अब वही कॉन्सेप्ट कि लोन पेयर रिपल्शन इज़ ग्रेटर दैन लोन पेयर बॉन्ड पेयर। बेसिकली वहाँ पे यहाँ पे भी वो डिस्टॉर्शन आई ना, यहाँ पे भी जो है वो रिपल्शन आई। इस लोन पेयर ने ये वाले ऑर्बिटल को भी स्प्रेस किया, ये वाले को भी स्प्रेस किया, जिसकी वजह से ये ऑर्बिटल्स जो थे, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल्स थे, ये श्रिंक हो गए, ये नीचे को झुक गए, और इस वाले इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास लोन पेयर है इसकी डिस्टॉर्शन बढ़ गई, जिसकी वजह से जो है एंगल जो
हमारे पास एक बॉन्ड पेयर से दूसरे बॉन्ड पेयर के दरमियान का जो एंगल था वो बहुत छोटा हो गया, 107.5 डिग्री का सिर्फ रह गया। मामले में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 4, 1s2 2s2 2px 2py 2pz। दो इलेक्ट्रॉन्स इसमें आते हैं, बाकी सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आता है। इस तरह से इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। यही वजह है कि जो ऑक्सीजन है वो एट अ टाइम सिर्फ 2 ही बॉन्ड्स कर सकता है, इससे ज़्यादा वो बॉन्ड नहीं बनाता। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे देखें तो जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो क्या होगा कि इस 1s2 की एनर्जी ग्रेटर हो जाएगी, बाकी जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो फर्स्ट वाला जो ऑर्बिटल है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर बाकी दो में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp3, तीनों के तीनों sp3 हैं। इनकी शेप्स बिल्कुल सेम है। हाइड्रोजन साथ लगा हुआ है, स्फेरिकल शेप होगी उसकी, अंडरस्टूड सी बात है। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें, ड्रा करके ऑक्सीजन, इस तरह से होती है। अब हमें पता है कि इनमें से दो क्या है, लोन पेयर्स। एक ये लोन पेयर लगा लें, ठीक है, और फिर एक जो है इसके साथ लोन पेयर कर दें, ये वाले को लोन पेयर लगा दें, इसको इस तरह से लिख लें इधर करके। तो एक लोन पेयर यहाँ पर, और जो दो हाइड्रोजन्स होंगे वो एक ये वाले ऑर्बिटल पे लग जाएगा, एक ये वाले ऑर्बिटल पे। इस तरह से जो है वाटर की स्ट्रक्चर आती है। अगर हम इसको पेपर पे ड्रा करने की कोशिश करें तो वो हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है वो सेंटर में होता है, इसके साथ इस तरह से दो हाइड्रोजन्स अटैच होते हैं, और इस ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर्स होते हैं, एक इधर एक इधर। अब देखें लोन पेयर बढ़ गए, इट मीन्स के लोन पेयर बढ़ गए हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो एंगल भी छोटा हुआ होगा लाजमी, क्योंकि एक जो लोन पेयर था वो पहले कोई भी लोन पेयर नहीं था, तो एंगल था 109.5, फिर एक लोन पेयर आया, एंगल हो गया 107.5, अब दो लोन पेयर्स आ गए, अब मज़ीद एंगल छोटा होगा और वो रह जाएगा 104.5, 104.5, और इसकी जो शेप होगी वो वी शेप, या इसको बेंट शेप भी कहते हैं हम। ठीक है, इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।